मूड के हिसाब से खाना बनाऊंगी। रिया और आकाश की शादी को अभी 6 महीने हुए थे। रिया जो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, नई नई बहू बनकर अपने ससुराल यानी कि मित्तल परिवार में जल्दी से रसोई में आ जाओ। रसोई के इतने झंझट नहीं देखे थे, लेकिन ससुराल में हालात बिल्कुल अलग थे। सुबह सुबह ही सासू माँ की आवाज पूरे घर में गूंजती है, रिया बहू, ओ रिया बहू, जल्दी से रसोई में आ जाओ। सुबह 6 बजे रिया नींद में ही उठकर रसोई की ओर बढ़ जाती। अरे ये क्या, न नहाई न धोई ऐसे ही उठकर आ गई। वो माँ जी, आपने इतनी जल्दी में बुलाया, मुझे लगा कि कोई जरूरी काम होगा। अरे नाश्ता बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन पहले तू जाकर नहा ले और उसके बाद हमारे लिए कुछ बढ़िया सा बना दे। और सुन, जब सब बन जाए तो मुझे जगा देना। आहा, मुझे तो बड़ी तेज नींद आ रही है। बहू को ऑर्डर देकर सास खुद सोने चली जाती है। लो, माँ जी तो ऑर्डर करके चली गई। रिया बेचारी क्या करती, वो नहाकर घर के काम समेटकर खाना बनाने की तैयारी में लग गई। आज सबके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। उसने आटा गूथा, आलू उबाले और पराठे सेकने लगी। अब वो बेचारी लगातार काम कर रही थी। आज सब मस्त मस्त आलू के पराठे खाकर तो खुश हो जाएंगे। कुछ देर बाद उसने सबको गर्मा गर्म आलू के पराठे परोसे, लेकिन जहाँ कुछ घर वालों को वो पसंद आए तो वहीं कुछ ने नाक सिकोड़ना शुरू कर दिया। ओहो, ये क्या बहू, सुबह सुबह तले हुए पराठे कौन खाता है? हमें तो हल्का फुल्का चाहिए। इडली सांबर बना देती, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा ये। मेरे लिए तो तू अब इडली सांबर ही बना दे। तब वो घबराई सी बोली, जी पापा जी, अभी बनाती हूँ। लेकिन तभी सास उसे टोकते हुए बोली, और हाँ, सांभर में ज्यादा मिर्च मत डालना, अभी गैस हो जाती है। जी माँ जी। देवर हंसते हुए बोला, मुझे तो मिर्च बहुत पसंद है भाभी, आप खूब तीखा बनाना। अरे लेकिन आप तो आलू के पराठे खाते हैं ना? हाँ, लेकिन जब साथ में सांबर इडली भी मिल रहा हो तो कौन छोड़ेगा। ये सुनकर बेचारी रिया परेशान हो जाती है। किसी को तीखा चाहिए, किसी को फीका, किसी को तेल नहीं चाहिए। उसने किसी तरह रसोई में जाकर सबके हिसाब से सांभर बनाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सबने शिकायत ही की, इडली थोड़ी कड़ी रह गई, सांभर में खट्टापन नहीं है। मुझे तो मजा ही नहीं आया। रिया अंदर ही अंदर रो पड़ी, लेकिन चुप रही। ये उसके ससुराल में रोज का था। जो वो बनाती या तो उसमें कमियां निकालते या वो खाने से मना कर देते। ऐसे ही दोपहर होते होते फिर नया ड्रामा शुरू। बहू, आज तू बढ़िया सी वेज बिरयानी बना दे, बरसों से नहीं खाई। नहीं, मुझे तो पिज्जा खाने का मन है। हम तो सीधा सरल खाना खाते हैं, एकदम हल्का, खिचड़ी बना दो। ये सब सुनकर रिया मन ही मन सोचने लगी, ये कैसा घर है जहाँ सबकी पसंद अलग अलग है। मैं अकेली कैसे सबका मन रखूं? लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। वो जल्दी से रसोई में गई और खाना बनाने लगी। वेज बिरयानी भी बनाई, पिज्जा भी और खिचड़ी भी बनाई। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने खाना परोसा तो अरे ये बिरयानी तो ज्यादा सख्त हो गई, ये तो गले में अटक रही है। और भाभी, ये पिज्जा तो होटल जैसा नहीं है, चीज बहुत कम है। और बहू, खिचड़ी में नमक ज्यादा पड़ गया, थोड़ा तो ध्यान देती। सॉरी पापा जी, आगे से ध्यान रखूंगी। इसी तरह रिया सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करती और इन सब में वो काफी थक भी जाती। हर रोज की तरह उसका पति उस रोज भी थक हार कर घर आया। रिया रसोई से हाथ पोंछकर बाहर आई। अरे आ गए आप, रुकिए मैं पानी लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि सभी घर वालों को बोल दो कि जल्दी से रेडी हो जाएं। रेडी? लेकिन क्यों? क्योंकि आज हम सब डिनर पर बाहर जा रहे हैं। बाहर? लेकिन क्यों? इसमें क्यों वाली क्या बात है, मेरा मन है इसलिए। अरे लेकिन जो मैंने इतना सारा खाना घर में बनाया उसका क्या? जो 2 घंटे किचन में रहकर मेहनत की उसका क्या? पहले बता देते तो मैं इतना खाना ही नहीं बनाती। अरे तो कोई बात नहीं, वो तुम कल खा लेना। अब जल्दी से सबको बोलो रेडी हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। अरे वाह, आज कितना अच्छा बारिश वाला मौसम हो रहा है। ऐसे में तो गर्मा गर्म। मैं जानती थी आपका गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं पहले पकौड़े बनाकर ले आई। बहू, तू पूरी बात तो सुनती नहीं है। मैंने कहा ऐसी बारिश में गर्मा गर्म चटपटी चाउमीन खाने का मन कर रहा है, तुम वही बना लाओ। ऐसे दिन बीत रहे थे, लेकिन सबकी रोज रोज की फरमाइश से रिया परेशान हो गई थी। फिर एक दिन, लगता है अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। रिया ने प्लान बनाया और अगले दिन जो रसोई में खड़ी थी वो कोई आम रिया नहीं बल्कि कोई और ही रिया थी। आज मेरा मूड ज्यादा मेहनत करने का नहीं है, साथ ही कुछ मीठा और लाइट खाने का है, तो एक काम करती हूँ, आज मैं नाश्ते में दलिया बना देती हूँ। ऐसा सोचकर उसने सबके लिए नाश्ते में दलिया बना दिया, जिसे देखते ही सास बोली, अरे बहू, ये क्या, तुमने ये नाश्ते में क्या बनाया है? इसे दलिया कहते हैं माँ जी। अरे बेवकूफ, ये तो हमें भी पता है, लेकिन तू जानती है ना ये सब कोई नहीं खाएगा।
तो मैं क्या करूँ? आज मेरा मूड नहीं था बनाने का, तो मैंने यही हल्का नाश्ता बना लिया। वैसे भी बाबूजी को तो हल्का खाना ही पसंद है ना, इसलिए हल्का ही बना लिया। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे दलिया ही पकड़ा दो। हल्के खाने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ये भी खा लूं। अब पापा जी जो बना है वो खाना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा इसके अलावा और कुछ बनाने का मन नहीं है। उस दिन रिया ने पहली बार सबको ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसे सुनकर वो सब चुप हो गए और उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो रिया से कुछ और बनाने को कहते। अब सबने वही दलिया चुपचाप खा लिया। उस दिन के बाद रिया को थोड़ी हिम्मत आई। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मेरे आगे कुछ भी कहने की। अब रिया ने ये तरीका सुबह शाम अपनाया। ऐसे ही फिर शाम के वक्त बहू कुछ और बनाए उससे पहले ही मैं उसे ऑर्डर दे देती हूँ। रिया बहू, आज खाने में बैंगन बना देना, और सुन साथ में रायता भी बना लेना, बैंगन के साथ अच्छा लगता है। ऑर्डर तो ऐसे कर रही है जैसे किसी होटल में आई है और मैं इनकी कुक हूँ। फिर रिया रसोई में गई जहाँ 2 तरह के बैंगन रखे थे, एक लंबे वाले बैंगन और एक तरफ गोल भरते वाले बैंगन। माँ जी बैंगन का ऑर्डर तो दे गई, लेकिन ये बताना भूल गई कि आखिर कौन से बैंगन बनाने। अब उनसे क्या पूछूं? मेरा मूड तो भरता खाने का कर रहा है, मैं तो वही बनाऊंगी और वही खाऊंगी। ऐसा कहकर वो भरता बनाने लगी। अब रायता कौन सा बनाऊं, खीरे का या बूंदी का? वैसे मेरा मूड तो बथुए का रायता खाने का कर रहा है, तो क्यों ना मैं वही बना लूं। ऐसा कहकर रिया ने खाने में भरता बथुए का रायता बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसने सबके लिए टेबल पर खाना परोसा, तो आज तो आकाश बेटा, मैंने तेरी पसंद के बैंगन बनाने का ऑर्डर दिया है बहू को। माँ तुम सच में कितनी अच्छी हो। लेकिन जैसे उन्होंने सब्जी का ढक्कन निकाला तो हैं, बैंगन का भरता? बहू ये क्या है? वही माँ जी जो अभी आपने कहा, बैंगन का भरता। ये क्या मजाक है रिया, तुम जानती हो ना मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है, फिर ये भरता। अब माँ जी ने बैंगन बनाने को कहा था, ये थोड़ी ना कहा था कि कौन से बैंगन बनाने, और मेरा मूड तो भरता खाने का था, इसीलिए वही बना लिया। तुम्हारे मूड की तो ऐसी की तैसी। नहीं खाना मुझे खाना। नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन इतने नखरे भी मत दिखाओ, और जो खाने का मन है ना वो रही रसोई, जाकर खुद बना लो। रिया की ऐसी बातें सुनकर सास गुस्से में बोली, बहू ये क्या तरीका है मेरे बेटे से बात करने का? क्या तरीका है मतलब? माँ जी ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आपको इतना बुरा लग रहा है? यही तो कहा है जो मन है वो जाकर बना लो। अब मैं आप लोगों की पसंद का बनाती थी, उसमें आप सब लोग कितने नखरे निकालते थे, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, इसमें मिर्च ज्यादा है, इसमें नमक कम है। इसलिए अब से मैंने फैसला कर लिया है, जिसका मन हो वो अपनी मर्जी का खाना बना सकता है, क्योंकि ये किचन मुझसे पहले तो आप लोगों का है, लेकिन मैं तो मेरे मूड के हिसाब से खाना बनाऊंगी। उसकी बातें सुनकर सब चुप हो गए। कहीं न कहीं सबको उसकी बातें सच भी लग रही थी, क्योंकि सच तो यही था कि जब वो तरह तरह के पकवान परोसती थी तब सब उसके खाने का मजाक उड़ाते थे और उसके खाने में नुक्स निकालते थे, और अब जब वो अपने मूड के हिसाब से खाना बनाने लगी तो सबको उससे तब भी दिक्कत होने लगी। अब सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उस दिन के बाद किसी ने भी ना तो उससे तरह तरह की फरमाइशें की और ना ही उसके खाने में कमी निकाली। अब वो जो भी बनाती सब खुशी खुशी खा लेते। शादी के बाद जैसे ही मधु ससुराल पहुंची, वो सीधा रसोई घर में चली गई। पीछे पीछे उसकी सास आ गई। अरे बहू, न तूने कपड़े बदले न हाथ मुंह धोए, सीधा किचन में खाना बनाने आ गई। सासू माँ, आप सब ये बात अच्छी तरह जानते कि मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही। ठीक है सासू माँ, अब आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। उसकी सास वहां से चली गई। इसके बाद मधु ने 56 तरह के पकवान बनाकर 1-2 घंटे में तैयार कर दिए। उसने खाने की टेबल पर जैसे ही खाना लगाया, वैसे ही खाने की महक सुनकर वहां पर उसकी सास, पति विक्रम और ननद पायल आ गई। भाभी, ये क्या बना दिया आपने? हम तो खुद ब खुद खींचे चले आए यहाँ पर। हाँ मधु, जब खाने की महक इतनी अच्छी है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। उन लोगों ने खाना शुरू किया। बहू, लगता है तुझे अन्नपूर्णा देवी का कोई आशीर्वाद मिला है। तो इस तरह धीरे धीरे पूरे गांव में मधु के खाने की चर्चा होने लगी। ठंड का मौसम चल रहा था और विंटर वेकेशन भी थी। एक रोज विक्रम बहुत खुशी खुशी घर आया। माँ, बाहर बर्फबारी हो रही है और ठंड भी बहुत हो रही है। 1 महीने की हम लोगों को छुट्टी मिली है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम सब एक साथ मनाली घूमने चलेंगे। अरे वाह भैया, क्या खुशखबरी दी आपने। हमें तो लगा था कि आप सिर्फ भाभी को लेकर घूमने जाएंगे। अरे नहीं पायल, ये फैसला मैंने और विक्रम ने मिलकर एक साथ लिया है। जब तक पूरा परिवार साथ ना हो तब तक मजा नहीं आता। बहू, खाना तो सबसे अच्छा बनाती ही है। तेरी सोच भी आज की लड़कियों के हिसाब से बहुत अच्छी और बहुत अलग है। चलो जल्दी से हम लोग तैयारी कर लेते हैं। कब निकलना है विक्रम हम लोगों को? माँ, कल सुबह 8 बजे की ट्रेन है। हमें यहाँ से 6 बजे ही निकलना होगा। सब लोग जल्दी उठ जाना। अगले दिन विक्रम का परिवार सुबह बहुत जल्दी उठ गया और 6 बजे ही सारा सामान लेकर घर से निकल गया।
वो लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे वैसे ही बहुत तेज बारिश होने लगी और हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी, जिससे खिड़की से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। पायल, ट्रेन के बाहर देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेन स्वर्ग में चल रही है। हाँ भाभी, क्या मस्त नजारा है। खैर, शाम तक वो लोग मनाली स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद विक्रम ने कहा, अब यहाँ से होटल तक जाने के लिए हमें मेट्रो पकड़नी होगी। अभी रास्ता यहाँ से बहुत दूर है, पहाड़ों के बीच से होकर जाती है वो मेट्रो। फिर तो बड़ा मजा आएगा। विक्रम अपने परिवार को लेकर सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। वहाँ पर बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे कपल वहाँ पर आए हुए थे। माँ, आप लोग यहीं रुकना, कहीं जाना मत, मैं अभी टिकट लेकर आता हूँ। भीड़ बहुत है, कहीं इधर उधर हो गई तो मैं आपको ढूंढता ही रहूंगा। यहाँ पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क भी नहीं मिलता जल्दी। बेटा तू फिक्र मत कर, हम सब तुझे इसी जगह मिलेंगे। विक्रम जल्दी से टिकट लेकर उसी जगह पर आया, लेकिन वहाँ पर उसका परिवार मौजूद नहीं था। अब विक्रम परेशान हो गया। मैंने इन लोगों को साफ साफ बोल दिया था कि यहाँ से कहीं मत जाना, लेकिन ये लोग मेरी कभी बात नहीं मानते। अब कहाँ ढूंढूं मैं इन लोगों को? विक्रम अपने परिवार को वहीं पर आसपास ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। काफी देर ढूंढने के बाद वो थक कर उसी जगह पर बैठ गया। तभी अचानक पीछे से किसी ने हाथ रखा उसके कंधों पर। विक्रम ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसका पूरा परिवार खड़ा था। अरे कहाँ चले गए थे आप लोग? मैंने आप लोगों को मना किया था ना यहाँ से कहीं जाने के लिए। अरे आप गुस्सा मत कीजिए, हम लोग यहीं पीछे छिपे हुए थे, बस आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। इतने में वहाँ पर मेट्रो ट्रेन आ गई। विक्रम भी किसी तरह अपने परिवार को लेकर उस मेट्रो ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चलने लगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बाहर बर्फ के पहाड़ थे। भाभी, ऐसे बर्फ के पहाड़ मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। पायल, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि मनाली है। और ठंड के मौसम में यहाँ ऐसे ही पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। ट्रेन चलती जा रही थी, सभी यात्री यात्रा का आनंद ले रहे थे। ट्रेन पहाड़ के बीचों बीच चल रही थी, तभी अचानक बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि ट्रेन की पटरी पर भी बर्फ जम गई, आसपास भी बर्फ जम गई। आप सभी यात्रियों के लिए मुझे खेद है कि ट्रेन मुझे बीच रास्ते में रोकनी पड़ी, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा मेरे पास। सामने बहुत ऊंची ऊंची बर्फ जम गई है, ट्रेन के आसपास भी बर्फ जमी हुई है, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब जब तक बर्फबारी बंद नहीं हो जाती और सारी बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक हम यहां से नहीं निकल सकते। आगे खतरा हो सकता है। उस बोगी में बैठे सभी यात्री परेशान हो गए। धीरे धीरे रात हो गई, लेकिन बर्फबारी बंद नहीं हुई और वो ट्रेन वहीं खड़ी रही। भाभी, दिन से रात हो गई, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? पायल, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ये ट्रेन आगे बढ़ती है तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है, और वैसे भी ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती जब इतनी मोटी मोटी बर्फ की परत जम गई है। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत गए, लेकिन न बर्फबारी बंद हुई, न वहां पर कोई उनकी मदद करने पहुंच पाया, क्योंकि वो जगह ही कुछ ऐसी थी। सभी यात्री परेशान होने लगे। पता नहीं किसका मुंह देखकर हम लोग मनाली घूमने निकल आए थे। 2 दिन से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अरे अब किया भी क्या जा सकता है बहन जी, यहाँ तो खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। वो वाली ट्रेन होती तो हमें खाना मिल जाता, मेट्रो में तो खाने की कोई व्यवस्था भी नहीं होती। उन लोगों की बातें मधु और उसका पूरा परिवार सुन रहा था। तभी अचानक मधु ने अपना एक बड़ा सा बैग खोला, जिसमें एक छोटा सा स्टोव था और खाना बनाने का ढेर सारा सामान भी था। सभी यात्री ये देखकर हैरान हो गए, खास तौर पर उसकी सास। अरे बहू, ये तो वही स्टोव है ना जो तुझे दहेज में मिला था। ये तू यहाँ लेकर क्यों चली आई? और इतना सारा राशन तूने भर लिया, वो भी बिना हमसे बताए। सासू माँ, आप तो जानती हो मैं खाना बनाने के लिए कितनी पागल हूँ, इसीलिए ये सारा अनाज और ये छोटा सा स्टोव मैंने रख लिया था। सोचा था मनाली जाकर हम लोग खुद का बनाया हुआ खाना खाएंगे, क्योंकि वहाँ पता नहीं कैसा खाना मिल जाए हमें। लेकिन अब लगता है कि मेट्रो ट्रेन में ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग भूखे हैं, किसी ने भी 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बहू, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे, कम से कम भूखे मरने से तो अच्छा ही है। आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच जाएगी। भाभी, अब जल्दी से हम लोग मिलकर खाना बनाते हैं। पायल और मधु ने जैसे ही खाना बनाना शुरू किया, वैसे ही सभी यात्रियों की भूख और बढ़ने लगी। उनमें से एक यात्री ने कहा, बेटा, ये क्या बना रही हो तुम? खाने की ऐसी खुशबू हमने आज तक महसूस नहीं की। जब इसकी महक इतनी अच्छी है तो खाने में कैसा होगा? अब मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप लोग बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस थोड़ी देर में खाना बनकर तैयार हो जाएगा
और वैसे भी इस बोगी में है ही कितने लोग, ज्यादा से ज्यादा 20 लोग होंगे, सबके लिए भरपूर खाना है। थोड़ी देर बाद मधु ने पूरा खाना बना लिया और उसने सभी को खाना दे दिया। 2 दिन से उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, इसीलिए सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। बहू, सच में ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम इतना सामान लेकर नहीं आती तो हम सबका क्या होता। दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। मधु, आज तुम्हारी वजह से हमें इतने सारे लोगों की दुआएं मिल रही हैं। माँ, आपने मेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी, थैंक्स। मेरा कोई भी फैसला गलत नहीं होता बेटा, चुपचाप खाना खाओ। वैसे भी भूख के मारे तो मेरा सर घूमा जा रहा है। तो इस तरह बातें करते करते पूरी बोगी में मौजूद सभी यात्रियों ने खाना खा लिया। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून मिला। कुछ घंटे बाद बर्फबारी बंद हुई। अगली सुबह तक ट्रेन की पटरी के सामने से सारी बर्फ पिघलकर खाई में चली गई और ट्रेन एक बार फिर से चलनी शुरू हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम रास्ता तो क्लियर हुआ। वो मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाली थी, इसीलिए सभी यात्रियों ने मधु से उसका नंबर मांग लिया। बेटा, इन सबको तुम अपना नंबर दे ही दो, लेकिन मुझे तुम स्पेशली अपना नंबर दे दो। मेरा बहुत बड़ा होटल है। अगर इस खाने की रेसिपी हमें बता दो तो हम तुम्हें लाखों रुपए दे सकते हैं, या फिर तुम हमारे होटल में काम भी कर सकती हो। ये सुनकर विक्रम, उसकी माँ और पायल को मधु पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सभी के साथ साथ उस होटल के मालिक को अपना नंबर दे दिया। थोड़ी ही देर बाद प्लेटफॉर्म आ गया और सभी लोग मनाली घूमने लगे। लगभग 1 हफ्ते बाद विक्रम का परिवार मनाली घूमकर वापस अपने घर आ गया। तभी होटल वाले का फोन मधु के पास आया। मधु जी, मैं वही मेट्रो ट्रेन वाला यात्री बोल रहा हूँ। मैंने आपको अपने होटल के बारे में बताया था ना। कल आप अपने पति के साथ मेरे होटल में आ जाइए। मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। मधु अपने पति के साथ होटल पहुंची। बातचीत करने के बाद अगले दिन से मधु ने होटल ज्वाइन कर लिया। होटल में मधु मेट्रो में खाना बनाने वाली बहू के नाम से फेमस हो गई।